जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सतरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आपने कहा, हमने बनाया, आपने रिक्वेस्ट किया कि सर एनवायरमेंट एप्लीकेशन पर कहीं भी यूट्यूब पर वीडियोस नहीं है, तो आपके लिए ही ये एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया जा रहा है। आप है मेरे सुपरस्टार्स और इस चैनल में आपको मिलते हैं ढेर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट फ्री में। हां, हम कोई भी किसी भी तरह का पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहे होते हैं। ये सारे लेसन वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री है। तो चलिए, आज बारी है फिर से एनवायरमेंट एप्लीकेशन के, हां, ईवीए का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, केयरिंग फॉर अवर एयर। मतलब हम अपने एयर को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हम सबका जीवन इस हवा पे निर्भर करता है। तो एयर पॉल्यूशन ये एक बहुत मेजर कारण है हमारी एयर को खराब करने का। तो पॉल्यूशन वर्ड शब्द जब भी आए तो समझ जाइए प्रदूषण, समथिंग विच डिमिनिशेस द नेचुरल क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। तो एयर की क्वालिटी को खराब करने वाला पदार्थ, पार्टिकल, एयर पॉल्यूटेंट। तो इस प्रोसेस से जिससे हमारी एयर खराब हो रही है, अब एयर में बहुत सारे गैसियस पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ जा रहे हैं जो हमारे और आपके ब्रीदिंग के लिए प्योर एयर को खराब कर रहे हैं। इसी का नाम है एयर पॉल्यूशन। तो आप जानते ही हैं एयर पॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। यह है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या कारण है? हम बहुत सारे कारण तो जानते ही हैं। हमारी गाड़ियां एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलना वाला धुआं बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट का सोर्स है। गार्बेज जलाना, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला बहुत सारा पॉल्यूटेंट वेस्ट, फॉरेस्ट फायर्स, इंडस्ट्रीज, ब्रिक किल्स और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज। तो इस चैप्टर में, क्योंकि केयरिंग फॉर अवर एयर, तो कैसे हम इस हवा को प्योर कर पाएंगे, पॉल्यूशन को कैसे कम कर पाएंगे। एक तरीका तो यह है कि जहां से ये गंदी हवा निकल रही है, जहां से ये एनवायरमेंट को इंप्योर करने वाली एयर निकल रही है, वहीं पे जाकर के क्या करो, रोक लगा दो। एक तरीका तो ये भी है। और अगर एयर में आ चुका है, मान लीजिए हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, तो उस एयर में आने वाले पार्टिकल को अब क्या करना है, ट्रैप करना है, रोकना है और इसका सस्पेंशन कम करना है। इसी को कहा दिया है, नाम दिया टेक्निकल मेथड्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लैंड में सिर्फ ह्यूमन सोसाइटीज रह सकती हैं, इस पर्टिकुलर लैंड में इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, इस पर्टिकुलर लैंड में ये लैंड यूज प्लानिंग है। ये देश जो है जब कह सकते हैं कि ग्रो कर रहा होता है, तो वो जैसे आप ऐसा सोचिए कि प्लान करके बनाना, प्लान करके सिटी डेवलप करना, जैसे चंडीगढ़ ने कर रखा है, सेक्टर वाइज अपनी एरिया डिवाइड कर रखी है, नोएडा ने कर रखा है, वहां पर सोसाइटीज और इंडस्ट्रीज सेक्टर वाइज बनाए गए हैं। सेक्टर 1 में ये होने वाला है तो सेक्टर 2 में ये होने वाला है, सेक्टर 12 में ऐसा होने वाला है। तो दिस इज हाउ इट इज डन। एक और तरीका है जोनिंग करना, हाँ, जोन बना देना ताकि किस किस जोन में किस तरह के फीचर्स हो सकते हैं। आइए अब कुछ कंट्रोल डिवाइसेस पे इस चैप्टर पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तरीका होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करना। सर ये सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, आप मेरा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे? हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूं कि कैसे पहचानेंगे कि सस्पेंडेड पार्टिकल क्या है। तुम्हें करना है एक एक्सपेरिमेंट। अब जब भी घर से बाहर जब जा रहे हो और मान लेते हैं कि आप पेरेंट्स के साथ किसी बाइक पे बैठे, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, या अगर तुम ही चला रहे हो अपनी मोटरसाइकिल या बाइक चला रहे हो, उसमें बस क्या करो, हेलमेट का जो ग्लास है बस थोड़ी देर के लिए ऊपर खुला छोड़ दो। हेलमेट के जो ग्लास होते हैं ना, आगे का शीशा, उसको खुला छोड़ दो। या बिना हेलमेट के, फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल, अब कुछ आधे घंटे 15 मिनट जब भी बाद घर लौटेंगे आप सड़क से अपनी, आकर के एक क्लीन व्हाइट हैंकरचीफ से बस अपने चेहरे को ऐसे पोंछ के देखो, आपको बहुत सारा काला डस्ट दाग आपको उस व्हाइट हैंकरचीफ पे दिखाई देगा। आजमा के देखना मेरे कहने पर। क्या है वो? अरे आपकी एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल है। अभी मेरे और आपके बीच में भी अभी ढेर सारा सस्पेंडेड पार्टिकल है। अब आप इमेजिन करिए, इतने छोटे होते हैं कि यूजुअली हमें विजिबल नहीं होते हैं।
समझ गया ना? तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स 0.1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच की साइज के होते हैं और ये एयर में क्या होते हैं, सस्पेंडेड ही रहते हैं। इतने छोटे धूल के कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आता है इनको कलेक्ट करने का पहला तरीका है मैकेनिकल कलेक्टर। मैकेनिकल कलेक्टर में क्या है, एक तरह का डिवाइस है जिसका नाम है बैग हाउस या बैग फिल्टर। क्या आपने घर में अब कभी वैक्यूम क्लीनर यूज किया है क्या? देखिए ये जितने भी डिवाइसेस बताऊंगा इसको रटना नहीं है, इसकी टेक्निक समझनी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इस पे बेस बनने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या आपने वैक्यूम क्लीनर घर में यूज किया है? पक्का यूज किया होगा। वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, एक सक्शन पंप होता है, जहां से मट्टी या डस्ट आपको निकालनी होती है, उस पर आप वैक्यूम क्लीनर का सक्शन पंप लगा देते हैं, वहां से वो डस्ट क्या करता है, पुल कर लेता है ना? वो वैक्यूम पंप क्या करता है, इसका सक्शन की मदद से उसके डस्ट सक कर लेता है, और डस्ट सक होकर कहां जाती है, एक बड़े से चैम्बर में, एक बैग में चली जाती है। वहां पे जब डस्ट जमा हो जाती है, बाद में आप चाहते हैं इस डस्ट को खाली कर लेते हैं। जी हां, यही है वो बैग हाउस। तो ये एक बड़ा, एक तरह का डिवाइस है जिसमें बड़ा सा सिलेंडर बना है, इसमें एक ब्लोअर लगा हुआ है। हाँ, वैक्यूम क्लीनर में सकर होता है, इसमें ब्लोअर होता है। ये ब्लोअर क्या करता है, डस्ट को ब्लो करता है, ठीक है ना? और ये डस्ट जाकर के एक फिल्टर, एक फिल्टर में जाकर के क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। बस सिंपल सा तरीका है इसको। दूसरा तरीका क्या है, सस्पेंडेड, ये सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने का तरीका है। सेकंड है साइक्लोन सेपरेटर। अब साइक्लोन तो चक्रवाती हवा भी होती है, हाँ, कुछ उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे इस डिवाइस में। ध्यान से देखिएगा, इस डिवाइस में एक तेज प्रेशर से एयर को क्या कहता है, व्हर्लविंड करने दिया जाता है। जो डस्ट वाली एयर होती है, जो डर्ट वाली एयर होती है ना, जो डर्ट वाली एयर होती है वो इसके अंदर पुट कर दी जाती है। देखिए डर्टी एयर इसके अंदर चली जाती है, यहां देखेंगे तो और क्लियर दिखाई देगा। डर्टी एयर इसके अंदर चले जाती है एक तरफ से, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल है वो चले जाते हैं। अब ये अंदर बहुत तेजी से साइक्लोन की तरफ राउंड राउंड मूव कराया जाता है अंडर अ प्रेशर। जो इसके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जा करके इसके साइड वॉल्स में टकराते हैं, और टकरा करके सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो डस्ट हो जाती है अलग और बचती है सिर्फ प्योर एयर, और प्योर एयर, क्लीन एयर बाहर निकल आती है। बस इसका नाम है साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तेज प्रेशर क्रिएट किया गया है विंड का। बस दूसरा तरीका क्या है, हाँ, ये तीसरा तरीका हो गया सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने का, वो है वेट स्क्रबर। वेट, गीला। तो अगर कोई ऐसा एक चैम्बर हो, कोई ऐसा एक कंपार्टमेंट हो जहां पे पॉल्यूटिंग वाली एयर को छोड़ा जाए, और वहां से खूब सारी वाटर, खूब सारा ऐसा मटेरियल जो सस्पेंडेड पार्टिकल को डिसॉल्व कर सकता है, वो उसमें जैसे ही जाएगा तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स इस पानी से कंबाइन होकर नीचे चले जाएंगे, और प्योर एयर, क्योंकि वो पानी से कंबाइन नहीं करेगी, वो ऊपर निकल आएगी। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, हो सकता है आप प्योर वाटर की जगह लाइम वाटर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, ताकि जो गैशियस इंप्योरिटीज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी। तो बहुत फायदा है इसका, दोनों फायदा है इस सिस्टम का। दो फायदे, पहला फायदा ये है कि इसके अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो भी रिमूव हो जाएगा, और जो गैशियस इंप्योरिटीज है, जो एयर में अनवांटेड गैस है, वो भी रिमूव हो जाएगी। गैस के साथ साथ एसिडिक कोरोसिव गैस को भी रिमूव किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एसिड कोरोसिव गैसेस होती हैं। और क्या कर सकते हैं, इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर। ये एक तरह का डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स होती हैं। इन नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स के बीच में से पॉल्यूटेड एयर को छोड़ा जाता है। तो प्लेट्स क्या करती है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स क्या करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर खूब सारे आयंस पैदा होते हैं, खूब सारे चार्ज पैदा होते हैं। ये दो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स हैं, इनके बीच में चार्ज पैदा होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में चार्ज पैदा होते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल के साथ जाने वाली सस्पेंडेड एयर होती है, ये चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होकर के प्लेट से क्या होते हैं, अगेन कलेक्ट हो जाते हैं। बचती है कौन, प्योर एयर, और वो क्या होती है, अलग हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, क्या फायदे हैं इस मेथड के, तो मैंने कहा इवन स्मॉल से स्मॉल डस्ट भी क्या होगा,
इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में सेपरेट हो जाएगा। बहुत कम एनर्जी का वेस्टेज होता है, यूसेज होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट भी क्या होती है, रिमूव हो जाती है। एक नया और लेटेस्ट टेक्निक निकाला गया है, नाम है फ्लूइडाइज्ड बेड। ये क्या होता है? फ्लूइडाइज्ड बेड क्या होता है? फ्लूइड में कन्वर्ट कर देना। अरे फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो। इसका मतलब है अगर आप लिक्विड्स और गैसेस की बात करें तो ये दोनों ही क्या है? फ्लूइड्स हैं। पर जो भी चीज बहे, फ्लो करे, तो इसी के नाम से वर्ड है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। ये एक टेक्निक है जिसमें हम पावर प्लांट्स यूज, जो पावर प्लांट्स है, मतलब जो बिजली घर है, वो इस टेक्निक को यूज करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? वो एक फ्लूइडाइज्ड बेड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो सॉलिड उनके पास वेस्ट जनरेट हो रहा होता है, क्योंकि पावर प्लांट में खूब सारा कोल बर्न करते हैं, कोल जलने के बाद राख बचेगी, डस्ट बचेगा, उसका धूल के कण बचेंगे, वो अगर एयर में चले जाए तो हाँ बहुत डेंजरस है ना, डस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल। उसी सॉलिड पार्टिकल्स को लोग क्या करते हैं? इज प्लेस्ड अंडर अ कंडीशन टू कॉज फ्लूइड। उसको सॉलिड को फ्लूइड बना देते हैं। कैसे फ्लूइड कैसे बनाते हैं? उसके लिए उसके अंदर पास करते हैं तेज से, एक हाई प्रेशर के साथ उसको मिक्स कर देते हैं गैस के साथ। इससे क्या बन जाता है? वो फ्लूइड बन जाता है। तो वही सॉलिड फ्लूइड बन जाता है। सॉलिड को फ्लूइड बनाने के लिए उसके अंदर गैसियस पार्टिकल मिला देते हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूं कि अगर सल्फर को, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस होती है, उसमें ये पार्टिकल मिला दिया जाएगा, तो उसके सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन क्या हो जाएगा? रोक लिया जाएगा। जहरीली गैस का कैसे रोकेंगे? इसमें लाइमस्टोन ऐड कर देंगे, डोलोमाइट ऐड कर देंगे। आइए दिखाते हैं, एक डायग्राम में भी आपको शो किया जा सकता है। जरा देखिए तो किस तरह से काम करता है ये फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन अंडर अ हाई प्रेशर। एक बहुत हाई प्रेशर में इसमें क्या करते हैं? इस इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं। देखिए इस बड़े से चैम्बर में, आप ध्यान से देखेंगे, इस बड़े से चैम्बर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है हमारे पास, उसको पास कर रहे हैं। अब ये देखिए यहां पर, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये गैसियस पार्टिकल रिमूव हो रहा है। यहां वो एयर है जो कि इंप्योर एयर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? इंप्योरिटीज है, सस्पेंडेड पार्टिकल है। इस पार्टिकल्स को पहले प्लेट से पास किया जाता है, यहां से फिल्टर हो जाता है, फिर यहां से ऐड करते हैं इसके अंदर फ्यूल और डोलोमाइट। डोलोमाइट मतलब एक तरह का नॉन मेटल है, एक तरह का कार्बोनेट है, जैसे लाइमस्टोन होता है वैसे, उसको ऐड करते हैं। यहां से वाटर ऐड कर रहे हैं और इसको क्या करते हैं? अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर पास करते हैं। इससे खूब सारा बबलिंग क्रिएट होता है, हीट बहुत सारी प्रोड्यूस होती है। जो गैसियस पार्टिकल है वो ऊपर चला जाता है, और जो डस्ट की इंप्योरिटीज होती है, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती हैं, वो ऐश के रूप में क्या होती है? बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल गैस के रूप में निकल सकती थी, उसको कलेक्ट किया जा सकता है, और इवन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी किया जा सकता है। तो दोनों जहरीली गैसेस हैं। तो फायदा क्या है सिस्टम का? ये लो कॉस्ट सिस्टम है, अगेन बहुत खर्चीला नहीं है, और थर्मल पावर प्लांट्स के लिए तो वरदान है, क्योंकि उनके लिए समस्या थी कि वो वेस्ट जाए कहां, तो वो फ्लूइडाइज्ड बेड बना करके यूज कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेज हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइस देखे आपने जहां हेल्प कर रहा है सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने के। पर क्या हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी प्लानिंग बना सकती है? हाँ बना सकती है। गवर्नमेंट के पास तो बहुत पावर है। जैसे कुछ पहला पावर बताते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है, गवर्नमेंट नियम बना सकती है। ये इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं 2-3 बता रहा हूं, बस उतने याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे गवर्नमेंट क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकती है? सरकार टैक्स लगा सकती है। जो लीडेड मतलब जिसमें से लेड नाम का पॉइजन निकलता है, उस पेट्रोल को सरकार महंगा कर दे, और जो लेड फ्री वाला पेट्रोल हो उसको सस्ता कर दे। कहे जितने, अच्छा आप चेक करिएगा, कभी तुम पेट्रोल पंप जाते हो तो चेक करना, वहां लिखा होगा अनलेडेड पेट्रोल। तो अनलेडेड पेट्रोल हमारे लिए सेफ पेट्रोल है, क्योंकि उस पेट्रोल के बर्निंग से जो हमारा जो धुआं निकलेगा गाड़ी से जलने के बाद, वो अनलेडेड होगा, साथ उसमें लेड नहीं होगा। लेड एक बहुत ही हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, अगर एयर में होगा तो आपको कैंसर होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए लेड वाले जो पेट्रोल बेच रहे होंगे उन पे टैक्स ज्यादा लगा दो, और जो लेड फ्री पेट्रोल बेच रहे होंगे उनको सस्ता कर दो। सरकार ऐसा प्रमोट कर सकती है। और क्या कर सकती है? सरकार फ्यूल प्राइस सरचार्ज लगा सकती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेड वालों पे सरचार्ज लगा दो, महंगा कर दो, अपने आप वो लेड वाला बनाना बंद कर देंगे।
और क्या कर सकती है सरकार? टैक्स कम ले उनको जिन लोग ने अच्छे फ्यूल यूज किए हैं। ये अच्छे फ्यूल क्या होते हैं? जैसे जो सीएनजी वाली गाड़ियां हैं आजकल, वैसे वो तो बाजार में महंगी हैं, पर उसको सरकार सस्ता कर दे तो सरकार बायोफ्यूल्स को प्रमोट करे। बायोफ्यूल्स आपको पता है ना, कुछ क्रॉप्स को बायोडीजल के रूप में यूज किया जा सकता है, जैसे जेथ्रोफा, नाम सुना है? हाँ, तो इनसे फ्यूल बनाया जा सकता है, ये क्लीनर फ्यूल होते हैं। यहां और क्या कर सकती है सरकार? उनसे कम ड्यूटीज, कम टैक्सेस चार्ज करे उन गाड़ियों से जो फ्यूल एफिशिएंट है। इसीलिए आजकल सरकार ई व्हीकल्स बड़ा प्रमोट कर रही है। आप देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, क्या आपके पास भी कोई ई व्हीकल है? या तुम्हारे पास भी कोई ई बाइक है तुम्हारे पास? हाँ, आजकल बहुत ई चल रही है ना, ओला चल रही है, ईथर चल रही है ना, और शायद बजाज में भी आ गई है, चेतक आ गई है। क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं मुझे ई व्हीकल का? जरूर बताइए मुझे, मैं वेट करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप कौन सा व्हीकल, ई व्हीकल के बारे में जानते हैं। वो टू व्हीलर्स भी हो सकता है, आप फोर व्हीलर भी बता सकते हैं। तो क्या कर रही है सरकार? इन ई व्हील्स को सब्सिडाइज रेट में दे रही है, इन पे टैक्स कम लगा रही है, और जो खरीद रहा है उनको सब्सिडी दे रही है। क्यों? ताकि क्या हो, सरकार की स्ट्रेटेजी है भाई, सरकार के पास पावर है ऐसा करने का, ताकि लोग क्या करें, इन गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो ये थे तरीके सरकार के स्ट्रेटेजी बनाने के। और क्या एक नई थ्योरी है, एक और तरीका है जिसका नाम है बबल थ्योरी। आप कहेंगे बड़ा अजीब सा नाम है बबल। हाँ, बबल थ्योरी एक अजीब थ्योरी है। ये एक तरह का पॉल्यूशन कंट्रोल कंसेप्ट है। हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल कंसेप्ट क्या है इसमें? तो बबल शब्द को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि जब एयर पोल्यूशन कर रहे होते हैं हम लोग, सॉरी, एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एक एग्रीगेट परमिशन होनी चाहिए कि इसके बियॉन्ड क्या बबल क्या करता है। जैसे बबल होता है ना, अपने पानी में बबल देखा होगा, आप एयर में बस क्या करिए, एक एक पाइप से बस एयर पंप इन कर दीजिए, देखिए बबल पैदा होने लगेगा, है ना। तो इस बबल से डिसाइड होता है कि कितनी एयर है इसके अंदर। तो उसी तरह से बबल थ्योरी क्या बताती है कि कितना हम अलाउ करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पॉल्यूशन, इसके बियॉन्ड हम एमिशन ऑफ पॉल्यूशन अलाउ नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ बबल थ्योरी। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। और क्या तरीका है? टेक्नोलॉजिकल मेथड जिससे एयर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आजकल हाइब्रिड गाड़ियां चल रही हैं। सर ये हाइब्रिड गाड़ी, हाँ, आप देखिए हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, और टोयोटा तो हाइब्रिड कार के लिए बहुत जानी जाती है। हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब होता है एक से अधिक तकनीक से कार को रन कराना। नॉर्मली सिर्फ पेट्रोल कार होती है, सिर्फ डीजल कार होती है, पर कोई कार ऐसी हो जो पेट्रोल से भी चले और इलेक्ट्रिक से भी चले। तो जब पेट्रोल डाल देंगे तो वो क्या करेगी, चलेगी, और वो क्या हो जाएगी, जब तक चलेगी चार्ज होती रहेगी। जितना वो पेट्रोल डालने के, पेट्रोल के इस्तेमाल से चलेगी उतना चार्ज होती रहेगी, और बाद में गाड़ी का पेट्रोल खत्म तो भी गाड़ी रुकेगी नहीं। गाड़ी इतनी चार्ज हो चुकी होगी कि अब गाड़ी बिना पेट्रोल के चलेगी। नहीं यकीन हो रहा है, सच में ये गाड़ियां आ चुकी हैं। हम इन्हें कहते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या करती है? 2 और मोर पावर सोर्सेस का इस्तेमाल करती है। क्या करती है? 2 या 2 से अधिक तरीकों से पावर लेती है चलाने के लिए। हम इसे कहते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आजकल बहुत कॉमन है। अब क्या ये सारे पावर्स याद करने? जी नहीं, आपको इतना नहीं याद करना है। क्लियर है? बस आपको कंसेप्ट समझना है, ये तरीका है। तो हाइब्रिड से फायदा क्या होने वाला है? हाइब्रिड से फायदा ये होने वाला है कि पावर जो इनको चाहिए वो सिर्फ पेट्रोल या डीजल से नहीं मिल रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हाईली पॉल्यूटिंग होते हैं, हमारे नेचर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए हम जब दूसरे फ्यूल्स का यूज करेंगे जो लेस पॉल्यूटिंग है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? एक तरीका है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ियों में लगाना है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये क्या होता है? एक छोटा सा डिवाइस होता है, ये फ्यूल को और बेटर तरीके से बर्न करता है। गाड़ी में जो फ्यूल लगे होते हैं, गाड़ी में जो पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, उसको प्रॉपरली बर्न कराता है। एक डिवाइस है जो रिड्यूस करता है एमिशन। ठीक है, हमारी गाड़ियों में लगे होते हैं इंजन, उनका एक स्पेशल नाम होता है इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि इंजन के चैम्बर के अंदर, इस चैम्बर के अंदर, इंटरनल मतलब अंदर, इसके अंदर फ्यूल बर्न होता है, इसलिए नाम है इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये क्या करता है? ये कैटालिटिक कन्वर्टर एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो कि कंबशन को फास्ट करता है और हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन रिड्यूस करता है। समझ गया ना?
जो गाड़ियों से जहरीली धुआं निकलने वाला होता है, खास करके कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, इनका रिडक्शन वो कम करता है। और आजकल एक और टेक्निक आ गई है, 3 स्ट्रोक इंजन। पहले चलते थे 2 स्ट्रोक इंजन। हाँ, जो पुरानी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उस पर 2 स्ट्रोक इंजन, जैसे पुरानी RX 100 गाड़ी चलती थी, या पुरानी बजाज चेतक तक चलती थी, हाँ वेस्पा चलती थी। घर में पुरानी कोई गाड़ी होगी आपके पास, 2 व्हीलर होगा, आप देखिए वो सब 2 स्ट्रोक थी। तो अब 3 स्ट्रोक आ गया, इवन 4 स्ट्रोक भी आ गया है। तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक गाड़ियों में क्या खास बात होती है, 3 स्ट्रोक में क्या होता है कि इसमें इंजन 4 लेवल्स पे, अगर 3 स्ट्रोक है तो 3 लेवल्स पे क्या करता है, फ्यूल को कंबाइन करता है, बर्न करता है। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रोक ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो फ्यूल प्रॉपरली बर्न कर जाता है, गाड़ी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, फ्यूल कंप्लीटली कंबस्ट होता है, पूरा जल जाता है। ये फायदा है इसका। और क्या तरीका है आजकल, एक तरह का अल्टरनेटिव फ्यूल का यूज करने का। फिर मैंने कहा इतने सारे क्या याद करने, जी नहीं, आपको इतने याद नहीं करने, इसके बस एग्जांपल्स को समझना है। अल्टरनेटिव फ्यूल में आप ऑक्सी हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीथेन, मिथेनॉल का यूज कर सकते हैं। आजकल लेटेस्ट फ्यूल है, हाँ आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये वाला, वो है हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन एक हाईली रिएक्टिव गैस है, बहुत तेजी से क्या होती है, बर्न हो जाती है। कहीं हाइड्रोजन होगा और आपने अगर क्या किया, उसको मैच स्टिक दिखा दी तो इट एक्सप्लोड्स। आप सोचिए, इसको हम फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन को हम यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल। आजकल गाड़ियों में फ्यूल सेल्स भी आ रही हैं, जो कि इंटरनली लगाई गई गाड़ियों के अंदर, जैसे लिथियम आयन बैटरी जो आपके मोटरसाइकिल्स में लग रही है, एक्टिवास में लग रही हैं, जितनी भी ई बाइक्स में लग रही हैं, वो उसी तरह से यूज कर रहा है। होंडा नाम की एक कंपनी है, आपने सुना ही होगा, होंडा एक्टिवा। तो होंडा ने इसको यूज किया था, फ्यूल सेल को 1999 में यूज किया था, नाम रखा था FCX। MCQ क्वेश्चन बन सकता है। बाद में सेकंड जनरेशन आई FCX क्लैरिटी, FCX का ही बेटर वर्जन आया। इसी तरह से और भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे BMW है, उसने भी ये टेक्नोलॉजी यूज की, जिसमें वो क्या कर रही है, इंटरनल कंबशन का टेक्निक यूज कर रही है, जिसमें वो हाइड्रोजन कार्स बना रही है। अब हाइड्रोजन कार जब जलेगी, जिसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल होगा, तो सोचिए हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर ही बनेगा, अर्थात जहरीला धुआं तो निकलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा तो पानी निकलेगा ना, मतलब उनके एग्जॉस्ट से जहरीली कोई चीज निकलेगी ही नहीं। और CNG यूज कर सकते हैं। आजकल मैंने कहा अल्कोहल और वेजिटेबल ऑयल का भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे हम लोगों ने जितना पढ़ा। ये बायोडीजल यूज कर सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सब याद नहीं करना है प्लीज। बायोडीजल्स में मैंने बताया कि कुछ ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, जिनसे डीजल बनाया जा सकता है, उसको फर्मेंट करके, ठीक है। आइए अब इसको देखते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल्स तो आपने बहुत समझ लिए। अब क्या इसके डिसएडवांटेज भी हैं? जी हाँ, इसके डिसएडवांटेज है। इसके लिए इंजन को मॉडिफाई करना पड़ेगा भाई। आपके और हमारी गाड़ियों के इंजन जो है वो पेट्रोल या डीजल के चलने लायक बने हुए हैं, खास करके अगर 2 व्हीलर है तो पेट्रोल के लिए बने हैं। अब उस पेट्रोल में हम CNG नहीं लगा सकते ना इंजन में। जो जो आपकी गाड़ी है जिसमें पेट्रोल जाता है, अब उसमें आप सोचेंगे कि बायोडीजल डाल देंगे, नहीं नहीं, इंजन को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके रोड के लिए वो इतनी एफिशिएंट ना हो, इतना माइलेज या इतना एवरेज अच्छा ना दे। और ये फ्यूल भी आजकल अभी महंगे हैं, क्योंकि अभी इसकी टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, अभी सब जगह अवेलेबल नहीं है। आपका पता लगा बायोडीजल आपकी गाड़ी में पड़ता है और बायोडीजल कहीं मिल ही नहीं रहा है। सोचिए आप गाड़ी पे निकल गए हैं लॉन्ग ड्राइव पर और आप बायोडीजल से चला रहे थे, रास्ते में कहीं बायोडीजल मिलता ही नहीं है, कोई ऐसे पेट्रोल पंप ही नहीं है, तब क्या करेंगे, गाड़ी छोड़ देंगे। इसीलिए ये भी एक चैलेंज है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अल्टरनेटिव एनर्जी व्हीकल्स भी हमने एग्जांपल दिए, थोड़ा मैंने पहले एग्जांपल दे दिया, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक ब्राजील का एग्जांपल भी दिया हुआ है, टोटल फ्लेक्स, ये वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। टोटल फ्लेक्स वाज द फर्स्ट कमर्शियल फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल इन ब्राजीलियन मार्केट। इसने क्या किया, अल्टरनेटिव टेक्निक से फ्यूल को इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां बनाया, ठीक है। ब्राजील वो देश है जहां पे इसका इस्तेमाल हुआ, ठीक है, जिसमें फ्यूल सेल का भी इस्तेमाल हो रहा है, स्टोरेज सेल का भी इस्तेमाल हो रहा है। आइए, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम ट्रैफिक को बहुत बेटर कर दें तो गाड़ियां आजकल बहुत देर तक सिग्नल्स में खड़ी रहती हैं, ट्रैफिक जैम्स में खड़ी रहती हैं, और गाड़ियों का मुझे लगता है लाखों लीटर तेल जो है सिर्फ ऐसे ही स्टैंडिंग पोजीशन में, क्योंकि गाड़ी ऑन रहती है जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होता है या जब तक ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है। सोचिए कितना धुआं, कितना जहरीला धुआं, कितने तेल बर्बाद हो रहा है। तो अगर ट्रैफिक ही स्मूथ हो जाए तो तेल बचेगा कि नहीं, क्योंकि गाड़ी को रुकना नहीं पड़ेगा, गाड़ियां अच्छा एवरेज भी देंगी। देखिए कितना फायदा है। तो ये तरीका है।
प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट कर लो, अच्छा सिग्नल, अच्छे सिग्नल सिस्टम्स रखो, इंटरसेक्शंस को प्रॉपर रखो, जहां पर टर्निंग मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको कम करो, या हो सके तो स्ट्रीट्स को वन वे कर दो, ऐसा कर दो जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है वहां वन वे कर दो। ऐसे मुझे लगता है आपके शहर में ऐसा हो रहा होगा, पक्की मैं कह सकता हूं। और आप कितना भी चौड़ी सड़क बना लीजिए, कुछ दिनों बाद वो सड़क जाम से भर जाती है। और पब्लिक ट्रैफिक सिस्टम्स को कंट्रोल करो। अब इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्या तरीका है, आइए इसको समझते हैं। ये ब्राजील का ही एग्जाम्पल है, क्यूरिटिबा। अब ये क्या वर्ड है? ब्राजील ने इसकी सोच बहुत पहले ही ला दी, जिसमें सिटी प्लानिंग को दिमाग में रखते हुए कि कैसे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इस सिस्टम का नाम रखा उन्होंने क्यूरिटिबा। क्यूरिटिबा क्या है? द सिटी ऑफ क्यूरिटिबा provides the world with a model of how to integrate sustainable transport consideration। क्या कीवर्ड है? ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, क्योंकि देखिए बिना बसेस के, बिना गाड़ियों के, बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आपका शहर भी नहीं चलेगा। तो गाड़ियां तो चलानी है, पर धुआं भी निकलेगा, है ना। फ्यूल कोई ना कोई तो जलाएंगे, कुछ ना कुछ लगेगा ही, गाड़ियां चलेगी, ट्रेन चलेगी, बसेस चलेंगी, कार चलेंगी। तो इन्होंने एक सिस्टम निकाला जिससे बिजनेस डेवलपमेंट को नुकसान ना हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसा हो कि जो हार्मफुल ना पहुंचाए, और हमारी कम्युनिटी को नुकसान ना हो। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। इनका एक ही मेन पर्पस था। पर्पस क्या था? लिमिटिंग, क्या पर्पस था? लिमिटिंग द सेंट्रल एरिया ग्रोथ एंड एनकरेजिंग कमर्शियल एंड सर्विस सेक्टर। तो ऐसा नहीं बिजनेस कम करना है, सर्विस और कमर्शियल काम कम करना, नहीं नहीं, कारोबार भी करना है, सिटी को चलाना भी है, और ग्रोथ भी रखनी है। बट ये सब करना है सस्टेनेबल तरीके से। मेक श्योर करना है कि सब कुछ प्लान्ड वे में हो। इस प्लानिंग के अंदर क्या किया गया? क्यूरिटिबा में क्या किया गया? एक ऐसा प्लान बनाया गया, एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया, जिसका मेन मकसद था कि मोबिलिटी ऑफ व्हीकल्स, लैंड यूज कैन नॉट बी डिसएसोसिएटेड। दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों चीज का ध्यान देना है, गाड़ियों का भी और लैंड यूज का भी ध्यान देना है। ऐसा बनाना है डिजाइन कि आने वाले फ्यूचर तक के लिए हमारा शहर रेडी रहे, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, नए रोड्स की जरूरत पड़ेगी, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो इससे क्या होगा? इससे वेस्टेज नहीं होगा, और खास करके पोल्यूशन जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। कैसे किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया? शहर को आर्टरीज को, आर्टरीज मतलब होता है रोडवे लाइंस को, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से डेवलप किया कि हर जगह क्या हो? 2 वे लेन हो। क्या? वो भी डेडिकेटेड लेन हो, मतलब सिर्फ वहां पर कौन सी गाड़ी चलेंगी? एक्सप्रेस बस। इससे क्या होगा? एक्सप्रेस बस कहीं, जैसे आजकल एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है आपकी वंदे भारत, बहुत कम स्टॉपेज में रुकती है और खूब सुपर स्पीड में चलती है। क्या कहते हैं, वंदे भारत में आप गए हैं कि नहीं? तो सोचिए जैसे ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है या मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसी कंसेप्ट पे उन्होंने बसेस बनाई। हाँ, जैसे मेट्रो ट्रेन है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है और खूब बड़ी ट्रैफिक को एक साथ ले जाती है, तो फायदा है ना, वेस्टेज कम हो रहा है, फ्यूल का वेस्टेज कम हो रहा है। वही तरीका उन्होंने भी अपनाया। इन्होंने उस समय 1100 बसेस से शुरुआत किया था ऐसे ही, तो ये तरीका निकाला। हम इसको आज कह सकते हैं जैसे हमने मेट्रो निकाला है, वैसे वो 1965 का प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेस बसेस निकाली, रैपिड बस निकाली, वही टेक्निक है, ठीक है ना, जो हम आज मैंने कहा मेट्रोस का यूज कर रहे हैं। तो आपको इसको बस बेसिक आइडिया के लिए समझना था। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर केयरिंग फॉर अवर एयर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और लेसन्स बनाऊं, तो प्लीज, ये डेडिकेटेड वीडियो है सिर्फ और सिर्फ मेरे सुपरस्टार्स के लिए। आपने कहा और हमने बनाया, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करिए प्लीज अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को जिन्होंने EVA लिया है, दैट इज एनवायरमेंट एप्लीकेशंस लिया है, प्लीज 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 सबको शेयर करिए, तभी मुझे लगेगा कि हमारा एफर्ट पूरा हो रहा है। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, आपके कहने के बाद मिलेंगे। आप जिस चैप्टर को कहेंगे उसी का वीडियो अब अपलोड करूंगा। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।